1813 का आज्ञा पत्र, जिसे चार्टर एक्ट 1813 भी बोलते हैं, कंपनी का जो आज्ञा पत्र होता है वो प्रति 20 वर्ष बाद पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता था। सन 1793 के 20 वर्ष बाद जब सन 1813 में कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ, तो इस बार आज्ञा पत्र में तत्संबंधित 3 धाराएं जोड़ी गई थी। पहली थी, यूरोपीय देश की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और वहां ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार की पूरी छूट दी जाए। दूसरा था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने शासित प्रदेशों में शिक्षा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व होगा। तीसरा, प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपयों की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रखरखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्र में रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने भी किया जाएगा। यह 1813 का आज्ञा पत्र था, जिसमें जो 1 लाख रुपए की धनराशि थी, जिसको साहित्य के रखरखाव एवं विकास पर खर्च करने की बात की गई थी, इससे ही हमारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद उपजा था। वही प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में जानते हैं। इस विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। इसके 2 प्रमुख कारण थे। 1813 आज्ञा पत्र में शिक्षा के स्वरूप क्या होगा, इसको स्पष्ट नहीं किया गया था। धारा 43, जो 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के रखरखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए निश्चित की गई थी, उसमें साहित्य और भारतीय विद्वानों की व्याख्या नहीं की गई थी, जिसके कारण इसका अलग अलग अर्थ लिया जाने लगा था। परिणामतः कंपनी के लोगों ने इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग लिया, जिसके कारण दो वर्ग बन गए। एक प्राच्यवादी, जो साहित्य शब्द का अर्थ भारतीय साहित्य से एवं विद्वान का अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वानों से लगाते थे, और दूसरा पाश्चात्यवादी, जो साहित्य शब्द का अर्थ पाश्चात्य साहित्य से एवं विद्वान का अर्थ पाश्चात्य साहित्य के विद्वान से लेते थे। प्राच्य पाश्चात्य विवाद की समाप्ति के लिए लॉर्ड मैकाले से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सलाह मांगी थी, जिसमें सन 1834 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड थॉमस बेविंगटन मैकाले का भारत आगमन हुआ। उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उसकी योग्यताओं से प्रभावित होकर उसे लोक शिक्षा समिति कमिटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सभापति नियुक्त कर दिया और प्राच्य पाश्चात्य विवाद तथा स्वीकृत 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने हेतु कानूनी सलाह देने का महत्वपूर्ण कार्य लिया। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की। 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं, अपितु अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जा सकता है। भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। उसने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखती है। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में तो भारतीय हो, परंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों से अंग्रेज हो। उसने घोषणा की, सरकार के प्रयास समाज के उन उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए जिनके पास अध्ययन करने के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति क्षण क्षण कर जन साधारण तक पहुंचेगी। इसी को ही निस्यंदन सिद्धांत, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है, जिसे मैकाले द्वारा दिया गया था। मैकाले ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने पर जोर दिया था।
लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति। लॉर्ड विलियम बेंटिक के उपरांत लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल हुआ। उसने पूर्व की शिक्षा नीति, शिक्षा समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए 24 नवंबर 1839 ईस्वी को अपना विवरण पत्र जारी किया। प्राच्य और आंगन विवाद को अच्छी प्रकार जांचने के, ये जो हमारा पाश्चात्य विवाद था उसी के बारे में जांचने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि कुछ रुपया प्राच्यवादियों को व्यय करने के लिए अधिक दे दिया जाए तो वे शांत हो जाएंगे। अतः उसने संस्कृत और अरबी के शिक्षालयों की आर्थिक सहायता को पूर्ववत कर दिया और आदेश कर दिया कि यह रुपया पहले संस्कृत और अरबी के लिए व्यय किया जाए, बाद में यदि बचे तो अंग्रेजी के लिए। उसने छात्रवृत्तियां भी पूर्ववत रखी तथा आवश्यक प्राच्य पुस्तकों के भी छपने की आज्ञा करती थी। इस योजना में अतिरिक्त 31,000 रुपए वार्षिक का खर्च था, जिसे देखकर उसने एक विवाद समाप्त कर दिया था। जो 1 लाख रुपए की धनराशि थी, उसके अतिरिक्त 31,000 रुपए का वार्षिक खर्च प्राच्य और पाश्चात्य का जो विवाद था उसको समाप्त करने के लिए उसने दिया था। ऑकलैंड भी शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को मानने वाला था। उसने इस सिद्धांत को सरकारी नीति घोषित कर दिया। यह नीति 1870 तक चलती रही। दूसरी मांग अंग्रेजी के समर्थकों की थी। उसे भी ऑकलैंड ने पूरा किया। उसने 1 लाख से भी अधिक रुपया अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्वीकृत कर दिया और अंग्रेजी भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञानों के प्रचार की व्यवस्था कर दी। उसने यह भी कहा कि सरकार के प्रति केवल उच्च वर्ग के लोगों को सर्वोत्तम शिक्षा देने के ही होने चाहिए। जैसा कि लॉर्ड मैकाले का जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत जिसे बोलते हैं, उसी को उसने माना था। शिक्षा माध्यम के विषय में ऑकलैंड का मत था कि अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम रहे। बुद्ध का आदेश पत्र, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं, महाअधिकार पत्र, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है इसको। सर चार्ल्स वुड की बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। उन्होंने 1854 को एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा नीति को प्रकाशित किया। अतः आदेश पत्र को उसी के नाम पर वुड का आदेश पत्र कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र है, जिसमें भारतीय शिक्षा के सभी पत्रों पर विचार किया गया है और उसके संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। आदेश पत्र में भारतीय को शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करने, उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि करना, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि करना, भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना, भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। आदेश पत्र में अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया। आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई। आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए, जिसमें सर्वप्रथम देशी प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल और कॉलेज एंड विश्वविद्यालय सबसे ऊपर रहेंगे। निषेधन सिद्धांत को निरस्त करना एवं शिक्षा को सभी के लिए सुलभ कराया जाना। उसने लॉर्ड मैकाले के निषेधन सिद्धांत को निरस्त कर दिया और जन शिक्षा पर बल दिया। प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा की गई और स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा,
पर उसने बल दिया। सहायता अनुदान प्रणाली तथा निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति को शुभारंभ किया गया। बुड के घोषणा पत्र में शिक्षा कंपनी के नियंत्रण में देना इसका दोष माना जाता है। शिक्षा विभाग की स्थापना से शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही का आरंभ हुआ। लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा में योगदान। लॉर्ड कर्जन जनवरी 1899 ईस्वी में भारत के वायसराय होकर भारत आए थे। वे स्वभाव से उदार, कुछ स्वेच्छाचारी उपासक थे। वे शिक्षा द्वारा कठोर शासन में विश्वास करने वाले कठोर साम्राज्यवादी थे। उनका मानना था कि एशियाई जातियों का उद्धार केवल पाश्चात्य संस्कृति तथा सभ्यता के प्रसार से ही संभव है। उन्होंने अपने 7 वर्षों के शासनकाल में जो भी कार्य किए उन्हें कोई अन्य व्यक्ति दुगने अथवा तिगुने समय में भी नहीं कर पाता। उन्होंने भारतीय शिक्षा को एक नवीन जीवन प्रदान किया। लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में तत्कालीन भारतीय शिक्षा में व्याप्त दोषों का विस्तृत विवेचन किया तथा उन्हें दूर करने के उपाय भी सुझाए, परंतु शिक्षा पर अधिक सरकारी नियंत्रण की नीति को भारतीयों ने पसंद नहीं किया। लॉर्ड कर्जन जिस नीति का अनुगमन करके भारतीय शिक्षा को समुन्नत करना चाहता था, उसके प्रति भारतीय जनसाधारण सशंकित थे। लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी। प्राथमिक शिक्षा में वह सभी को दिए जाने का पक्षधर था, लेकिन उच्च शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में चलाकर कुछ गिने चुने लोगों को ही प्रदान करने का पक्षपाती था। उसने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। स्थानीय निकाय प्राथमिक शिक्षा कोषों को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करें। प्रांतीय सरकारें इन्हें आवश्यकता अनुसार अनुदान दें जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर आधारित हो। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाए। प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए एवं उनके वेतन में वृद्धि की जाए। लॉर्ड कर्जन ने 1901 शिमला समझौता शिमला कॉन्फ्रेंस की थी जो शिक्षा से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त 1902 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग भी इन्होंने बनाया था। ये इनके योगदान थे।